हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर पीके प्रजापति, एमडी मेडिसिन स्कॉलर। आज अपन बात करेंगे ओपिंग कफ की। ओपिंग कफ जिसे अपन पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं, जिसे हिंदी में काली खांसी बोलते हैं, कुकर खांसी बोलते हैं। तो आज अपन इस पर बात करते हैं। पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है। तो ओपिंग कफ इट इज़ एन acute infectious disease caused by Bordetella pertussis and that is characterized by spasmodic cough accompanied by inspiratory oof। ये एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है जो कि बॉडीटेला पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया से कॉज होता है, उसकी वजह से होता है। और यहाँ पे आपको स्पास्मोडिक कफ देखने को मिलेगा, लगातार खांसी देखने को मिलेगा, पैरोक्सिज्म ऑफ अटैक ऑफ खांसी का अटैक पैरोक्सिज्म के फॉर्म में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक बार खांसी स्टार्ट हो जाती है तो लगातार आती रहती है। और ऐसा एपिसोड आपको 24 घंटे में कम से कम 10 से 12 बार अटैक आता है। और खांसने के बाद जब भी वो इंस्पायर करता है तो वहाँ पे एक ओपिंग साउंड आता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी उफ। नेक्स्ट देखते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी की अगर बात करते हैं तो ये मोर कॉमनली देखने को मिलता है चिल्ड्रन में, और चिल्ड्रन में भी ये 5 साल के नीचे के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और सीज़न की अगर बात करते हैं तो ये विंटर सीज़न, कोल्ड सीज़न में ज़्यादा होने के चांसेस रहता है। और ये स्पोरेडिक और एपिडेमिक भी है। साथ में ही अगर देखेंगे एसोसिएशन, तो एसोसिएशन विद मिजल्स कॉमन है। साथ कई बार ओपिंग कफ और मिजल्स एक साथ पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। और इसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ग्राम नेगेटिव बैसिलस बॉडीटेला पर्ट्यूसिस से ज़्यादा होने के चांसेस रहता है। और कभी काल लेस कॉमनली देखा गया है कि जो बॉडीटेला पैरापर्ट्यूसिस है उससे होने के चांसेस कम देखा गया है, ठीक है। और इसका स्प्रेड की अगर बात करते हैं तो बाय द ड्रॉपलेट रूट। ड्रॉपलेट रूट का मतलब है वाइल स्नीजिंग, कोई छींक रहा है या खांस रहा है उसकी वजह से फैलता है ये। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 to 14 डेज़। नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में इसके ऑलमोस्ट 3 स्टेजेस होते हैं। और सभी स्टेजेस के जो ड्यूरेशन होता है 2 वीक्स होता है, 2 सप्ताह ड्यूरेशन होता है। पहला स्टेज है कैटरल स्टेज, दूसरा स्टेज आपका आएगा स्पास्मोडिक स्टेज, और तीसरा स्टेज आएगा आपका कन्वलेसेंट स्टेज। कन्वलेसेंट स्टेज का मतलब होता है रिकवरी स्टेज। अब देखते हैं पहला कैटरल स्टेज। कैटरल स्टेज का जो ऑनसेट होगा इंसीडियस होगा, मतलब स्लोली ऑनसेट होता है। और यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, जैसे राइनोरिया, सोर थ्रोट, कंजक्टिवाइटिस, नॉन प्रोडक्टिव कफ, ठीक है। राइनोरिया का मतलब है नेज़ल डिस्चार्ज, सोर, ठीक है। कंजक्टिवाइटिस आँखें लाल हो जाती है, गले में खराश होने लगता है। और नॉन प्रोडक्टिव ड्राई कफ यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें कफ नहीं निकलता है, ठीक है। ड्राई कफ यहाँ पे देखने को मिलता है कैटरल स्टेज में। अब नेक्स्ट स्टेज है स्पास्मोडिक कफ। स्पास्मोडिक की कफ अगर बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कफ है, कफ पैरोक्सिज्म के फॉर्म में आता है। और कफ इतना ज़्यादा पैरोक्सिज्म में आता है, कम से कम 10 से 15 एपिसोड आता है और 24 आवर्स में। और एक बार जो एपिसोड आता है, एक बार जो पैरोक्सिज्म का एपिसोड आता है वो 2 से 4 मिनट तक एपिसोड चलता है। और उसकी वजह से क्या होता है, लगातार खांसने की वजह से ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, पर्सन साइनोसिस में चला जाता है। और उसकी वजह से फेशियल डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे वेनस कंजेशन होने लगता है, ठीक है। इस वजह से फेशियल डिस्कलरेशन और साइनोसिस देखने को मिलता है। और ये जो खांसी का जो पैरोक्सिज्म है, वो ज़्यादातर जो है रात में ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू द डे। दिन के अगर कंपेरिजन में देखेंगे तो रात में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये जैसे भी एक्सटर्नल स्टिमुला, जैसे कहीं नॉइज़ या कोल्ड एयर का एक्सपोजर हुआ, वहाँ पे ये तुरंत स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
तो दे occur spontaneously or precipitated by external stimuli such as noise or cold air. नेक्स्ट बात करेंगे कन्वल्सन स्टेज। कन्वल्सन स्टेज ये भी 2 सप्ताह का होता है और यहाँ पे क्या होता है, कन्वल्सन का मतलब होता है रिकवरी स्टेज। रिकवरी स्टेज और यहाँ पे सारी चीज़ें कम होने लगती है, पेशेंट रिकवर होने लगता है। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है डिमिनिश हो जाता है। चाइल्ड जो खांसते खांसते जो वोमिट हो जाता था स्पास्मोडिक स्टेज में, यहाँ पे वोमिटिंग स्टॉप हो जाता है और जो ओपिंग साउंड आ रहा था इंस्पायरेटरी में वो भी यहाँ पे सीज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है और कफ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। साथ ही में जो एपेटाइट्स लॉस हुआ था वहाँ पे यहाँ पे एपेटाइट्स रिटर्न हो जाता है, एपेटाइट को वापस से भूख लगने लगती है और पेशेंट की जनरल इम्प्रूवमेंट होने लगता है। ये नेक्स्ट बात करते हैं एटिपिकल फीचर्स ऑफ पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस के कुछ एटिपिकल फीचर्स हैं इन्फेंट्स में जो देखने को मिलता है, ज़्यादा एपनिया, कफ, साइनोटिक एपिसोड, वोमिटिंग, पुअर फीडिंग, सीजर्स एंड सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। नेक्स्ट में है पार्सली ह्यूमनाइज्ड। जो पार्सली ह्यूमनाइज्ड चिल्ड्रन हैं उनमें ड्यूरेशन ऑफ कैटरल स्टेज रिड्यूस रहता है, कम जो कैटरल स्टेज का ड्यूरेशन जो 2 सप्ताह का है, पार्सली ह्यूमनाइज्ड चिल्ड्रन में वो ड्यूरेशन कम हो जाता है, कम देखने को मिलता है। और वहाँ पे जो उप साउंड इंस्पायरेशन के टाइम सांस भरने के टाइम में जो उप साउंड आता था वहाँ पे उप साउंड नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, और अब देखते हैं एडल्ट्स में क्या मिलता है, प्रोलॉन्ग्ड कफ, पैरोक्सिस्मल कफ, उप फ्लेगम और पोस्टूसिव वोमिटिंग। पोस्टूसिव वोमिटिंग का मतलब है खांसते खांसते एंडिंग में वोमिट हो जाना, तो उसको बोलते हैं पोस्टूसिव कफ। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। अगर बात करते हैं अपन तो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में पहला है कल्चर। यहाँ पे क्या होता है, जो सिक्रीशन इज़ हाईली स्पेसिफिक एंड बट 80% सेंसिटिव। यहाँ पर पैरानेजल स्वैब लेते हैं, नेजोफेरेंजियल एस्पिरेशन उनका लेकर फिर कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट इज़ PCR एनालिसिस। PCR एनालिसिस इज ऑल्सो मोर सेंसिटिव देन कल्चर एंड स्पेसिफिक। नेक्स्ट टेस्ट इज सेरोलॉजी में मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटीजेंस आर पर्ट्यूसिस टॉक्सिन एंड फिलामेंटस हीमोग्लूटिनिन, बोथ IgG and IgG एंटीबॉडीज़ इनका यूज़ करते हैं। एंड दैट रेस्पॉन्सेस कैन बी द मेजर्ड बाय द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे मेथड मीन्स ELISA मेथड। यहाँ पे सेरोलॉजी में ELISA मेथड का यूज़ करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी का डिटेक्शन करने के लिए। एंड नेक्स्ट टेस्ट इज लिम्फोसाइट। ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो वहाँ पर लिम्फोसाइटोसिस मिलेगा, लिम्फोसाइट्स का लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ मिलेगा। और यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन हमने देखा पिछले स्लाइड में, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में स्टार्टिंग में आपको एक्सरे कराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्सरे में कोई फाइंडिंग नहीं मिलेगा। अगर केस में कॉम्प्लिकेशन है, जैसे ये कॉम्प्लिकेशन है सेकेंडरी इन्फेक्शन, एटेलेक्टेसिस, पोस्ट पर्ट्यूसिस ब्रोंकाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, वेट लॉस, माल न्यूट्रिशन, फिजिकल इफेक्ट ऑफ पैरोक्सिज्म, सब कंजक्टाइवल एंड स्क्लेरल हेमरेजेस, फेशियल एंड ट्रंकल पेटेचिया, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। और इसमें जैसे जो चेस्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जैसे एटेलेक्टेसिया हुआ, सेकेंडरी इन्फेक्शन में अगर निमोनिया वगैरह हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे चेस्ट एक्सरे कराने का इम्पोर्टेंट है। बाकी ऐसे अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है, वहाँ पे ओपिंग कफ में कोई भी एक्सरे कराने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे और भी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे एपिस्टैक्सिस है, सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा, न्यूमोथोरैक्स, अम्बिलिकल एंड इनग्वाइनल हर्नियास। अम्बिलिकल एंड इनग्वाइनल हर्नियास इसलिए होता है क्योंकि खांसने में इतना ज़्यादा प्रेशर फील होता है चेस्ट और एब्डोमेन पे, तो उसकी वजह से जो है जो वीक चिल्ड्रन होते हैं उनमें अम्बिलिकल इनग्वाइनल हर्निया होने के चांसेस रहता है। नेक्स्ट है रेक्टल प्रोलैप्स। रेक्टल प्रोलैप्स भी प्रेशर की वजह से होता है, जो खांसने में जो प्रेशर फील होता है, जो झटके लगते हैं, उसकी वजह से रेक्टल प्रोलैप्स भी होने के चांसेस रहता है। नेक्स्ट इज यूरिनरी इनकंटिनेंस, सीजर्स, रिब फ्रैक्चर इन एडल्ट्स एंड डिस्क हर्निएशन। डिस्क हर्निएशन का मतलब जो वर्टिब्रास है, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, उसका भी हर्निएशन होने के चांसेस रहता है ओपिंग कफ
पर्ट्यूसिस में, और जो रिब्स हैं उनके फ्रैक्चर होने के चांसेस रहता है। ये सब है कॉम्प्लिकेशन ऑफ पर्ट्यूसिस, कॉम्प्लिकेशन ऑफ वुपिंग कफ। अब देखते हैं डायग्नोस्टिक फीचर्स। डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या है? अ चाइल्ड प्रेजेंटिंग विद क्लासिक सिम्टम्स ऑफ पैराक्सिसमल कफ post-tussive vomiting and is likely to have infection caused by Bordetella pertussis। अगर बच्चे को अंदर क्लासिकल पैराक्सिसमल कफ देखने को मिल रहा है, कफ पैराक्सिसम में आ रहा है और खांसते खांसते बच्चे को वोमिट हो जा रहा है, साथ में जब बच्चा सांस लेता है तो उसको उप साउंड आ रहा है, अगर ये तीनों कैरेक्टर्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं उसको वुपिंग कफ हुआ है, वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस से। नेक्स्ट देखेंगे, इन ओल्डर चिल्ड्रन इट मे बी डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट इन्फेक्शन caused by other respiratory tract infection and culture of nasopharyngeal secretion on appropriate media necessary। जो ओल्डर चिल्ड्रन हैं, जो ज़्यादा एज के चिल्ड्रन हैं, उनमें जो है अदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो कहते हैं, उनसे डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ पे कल्चर और नेज़ोफेरेंजियल सेक्रेशन का कल्चर टेस्ट कराना इम्पोर्टेंट होता है। अब इन्वेस्टिगेशन में सब ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, यहाँ पे आप देखोगे TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा, जो कि 15,000 से 20,000 पर क्यूबिक अमाउंट ब्लड देखने को मिलेगा। DLC जो है लिम्फोसाइट्स इंक्रीज मिलेगा एंड नेज़ोफेरेंजियल स्वैब कराएंगे फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। प्रोग्नोसिस गुड होता है इन पेशेंट ओवर द एज ऑफ 2 years। जो बच्चा 2 साल से ज़्यादा एज का है उसमें प्रोग्नोसिस अच्छा मिलता है, प्रोग्नोसिस गुड होता है। अगर 2 साल से नीचे का बच्चा है तो उसमें प्रोग्नोसिस थोड़ा बैड मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं जनरल मैनेजमेंट में क्या करना है, पेशेंट को आइसोलेट करना है इन वेल वेंटिलेटेड रूम, जहाँ पे एयर प्रॉपर हो, ऑक्सीजन गुड हो, वहाँ पे पेशेंट को आइसोलेट करना है, जिसकी वजह से उसको कोई और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ना हो और वो किसी और को, फैमिली मेम्बर्स को, किसी और पर्सन को, हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ़र ना कर सके, इसलिए उसको आइसोलेट करना है। नेक्स्ट फूड फाइनली डिवाइडेड एंड स्मॉल फीडिंग जो यहाँ पे कराना है, एक छोटे इंटरवल पे फीड कराना है, इकट्ठा एक साथ ज़्यादा नहीं खिलाना है। एक साथ खिलाने पे क्या होता है, जो कफ स्टार्ट होता है उस समय वोमिट होने के चांसेस, वोमिट हो जाता है और उससे सारा मटेरियल बाहर आ जाता है, इसलिए एक छोटे इंटरवल पे थोड़ा खाना, थोड़ा फीड कराएंगे, थोड़ा बच्चा है तो उसको थोड़ा मिल्क फीड कराएंगे, ठीक है। ड्यूरिंग अ पैराक्सिसम अ चाइल्ड शुड बी लिफ्टेड फ्रॉम द कॉट एंड हेल्ड इन अ हेड लो पोजीशन पैटिंग द बैक अंटिल द स्पाज़म्स ओवर। जब भी पैराक्सिसम खांसी का स्टार्ट हो, उस समय बच्चे के बिस्तर से उठा लेना है और उसको हेड लो पोजीशन, उसको इस तरह से हेड लो पोजीशन पे उसका सिर नीचे की तरफ हो, उस तरह से बच्चे को होल्ड करना है और उसके पीठ को इस तरह से पैटिंग करना है, इस तरह से उसको रब करना है, इस तरह से उसको प्रेस करना है, जिससे कि वो वोमिट जो करे, जो वो एस्पिरेट ना हो, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाए ना, उसकी वजह उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको जब भी पैराक्सिसम हो, बच्चे को हेड लो पोजीशन में आपको हेल्ड करना है, हेड लो पोजीशन में बच्चे को आपको हैंडल करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स की। तो प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स में एक इमीडिएट है, एक लॉन्ग टर्म। सो इन इमीडिएट प्रोफाइलेक्सिस देयर इज आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोज कॉन्टैक्ट, टेक नासोफैरिंजियल स्वैब टू आइडेंटिफाई द कैरियर्स एंड हाइजेनिक डिस्पोजल ऑफ इन्फेक्टेड सिक्रीशन। जो इन्फेक्टेड सिक्रीशन है उसको हाइजेनिक तरीके से डिस्पोज करना है। अगर उसको हाइजेनिक तरीके से डिस्पोज नहीं करते हैं तो दूसरे में होने के चांसेस, स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। लॉन्ग टर्म प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स में एक आएगा ह्यूमनाइजेशन एज पर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड नेक्स्ट इज इम्प्रूव जनरल हेल्थ। अब बात करते हैं कुछ अपन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं। होम्योपैथिक में मेडिसिन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम सिमिलरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। पेशेंट को जो भी मेडिसिन आएगी आप उसके दे सकते हैं, लेकिन फिर कुछ कॉमनली इंडिकेटेड मेडिसिन हैं जो अलग अलग स्टेजेस में यूज़ करते हैं, जैसे कि कैटल स्टेज में यूज़ करते हैं एकोनाइट, जैल्सीमियम, यूफ्रेसिया। एकोनाइट कोई रिसेंट का केस है, कोई सडन एक्यूट ऑनसेट है जिसमें कि ड्राई कोल्ड एयर का एक्सपोजर हुआ, उसके बाद कफिंग स्टार्ट हुआ, या ड्राई
नॉर्थ वेस्ट विंड का एक्सपोजर अगर वहाँ से हो तो वहाँ पर एकोनाइट दे सकते हैं। नेक्स्ट जेलसीमियम। जेलसीमियम में क्या होता है, यहाँ पर ऑनसेट इंसीडियस है, माइल्ड फीवर है, कोराइजा, स्नीजिंग है, लैक्राइमेशन और कफ जो है माइल्ड इनिशियली, पहले तो थोड़ा थोड़ा कफिंग रहता है, जो पैरोक्सिज्म में कम देखने को मिलता है, उसके बाद ये कफ बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप जेलसीमियम दे सकते हैं। एंड जेलसीमियम में जो खांसी होती है रात में ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट मेडिसिन इज यूफ्रेजिया। अगर पेशेंट में कफिंग इंसीडियस है, स्लोली स्टार्ट हो रहा है, साथ में माइल्ड फीवर देखने को मिल रहा है, और जो कोराइजा जो नाक से पानी निकल रहा है वो ब्लैंड है, मतलब उसमें जलन नहीं है, और साथ में स्नीजिंग है, और जो आँख से पानी निकल रहा है उसमें क्या है, जलन हो रहा है, तो वहाँ पे आप यूफ्रेजिया दे सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट मेडिसिन देखेंगे स्पास्मोडिक स्टेज में। स्पास्मोडिक स्टेज जहाँ पे खांसी लगातार आती है, 10 से 15 बार 24 घंटे में देखने को मिलता है, वहाँ पे आप मेडिसिन देंगे इपिकॉक। अगर पेशेंट में कफ ड्राई स्पास्मोडिक टाइप का है और ज़रा सा भी एक्सरसाइज करता है, ज़रा सा भी मेहनत का काम करता है कुछ, उसकी खांसी बढ़ जाती है। साथ में रैटलिंग ऑफ म्यूकस व्हेन इंस्पायर थ्रेटन सफोकेशन फ्रॉम म्यूकस। ऐसा लगता है उसका चेस्ट पूरा म्यूकस से भरा हुआ है और उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सफोकेशन फील होता है म्यूकस की वजह से, तो वहाँ पे आप इपिकॉक दे सकते हैं। और अगर पेशेंट में डिस्निया फील हो रहा है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा है, उसके साथ में विजिंग साउंड आ रहा है और पेशेंट को एंजाइटी फील हो रहा है, तो वहाँ पे आप इपिकॉक दे सकते हैं। एंड पैरोक्सिज्म कॉजेज अ चाइल्ड टू लूज ब्रेथ। जो पैरोक्सिज्म, जो खांसी का जो पैरोक्सिज्म जो अटैक आ रहा है, उसकी वजह से बच्चा यहाँ पे सांस नहीं ले पाता है, वहाँ पे आप इपिकॉक दे सकते हैं। और अगर नाक से ब्लड आ रहा है, माउथ से ब्लड आ रहा है, खांसी के साथ नोज़ और माउथ से ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर भी आप इपिकॉक दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है मेफाइटिस। मेफाइटिस में क्या होगा, अगर पेशेंट रीडिंग कर रहा है, बात कर रहा है, या कुछ पीने के बाद खांसी आ रही है, तो वहाँ पर आप मेफाइटिस दे सकते हैं। अगर लैरेंजियल स्पाज़म है वहाँ पे, तो आप उसमें मेफाइटिस दे सकते हैं। खांसी अगर रात में आ रहा है, लेटने के टाइम में खांसी ज़्यादा बढ़ जा रही है, तो वहाँ पर आप मेफाइटिस यूज़ कर सकते हैं। अगर चिल्ड्रन सफोकेशन फील कर रहा है और वो एक्सहेल नहीं कर पा रहा, सांस नहीं ले पा रहा है, वहाँ पे आप मेफाइटिस दे सकते हैं। और खांसने के बाद जो पैरोक्सिज्म, जो खांसी का जो पैरोक्सिज्म है, एक बार जो खांसी स्टार्ट हुआ उसके बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा थकान फील हो रहा है, तो वहाँ पे भी आप मेफाइटिस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी सम्बुकस। सम्बुकस में कफ सफोकेटिव रहेगा, डीप रहेगा, ड्राई एंड प्रोसीड फीवर। और अगर पेशेंट में पैरोक्सिज्म ऑफ जो कफ है वो हॉलो है, डीप जो ओपिंग साउंड है बहुत डीप दिख रहा है, साथ में स्पाज़म ऑफ चेस्ट दिख रहा है, और यहाँ पे जो खांसी होती है यहाँ पे मिडनाइट, रात को लगभग 12-1 बजे मिडनाइट में एग्रेवेट हो जा रहा है, तो वहाँ पे आप सम्बुकस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है नेप्थेलिनम। नेप्थेलिनम अगर ओपिंग कफ एडल्ट में देखने को मिल रहा है, कफ ड्राई है और कफ का जो पैरोक्सिज्म है उसकी लेंथ ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन ऑफ चेस्ट में बहुत कंस्ट्रक्शन फील हो रहा है, वहाँ पे आप नेप्थेलिनम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी कोडालियम रूब्रम। कोडालियम रूब्रम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कफ के लिए। अगर खांसी शॉर्ट आ रहा है, क्विक आ रहा है, रिंगिंग कफ, और जिसके रिंगिंग कफ का मतलब माइन्यूट गन कफ, हर 1 मिनट पे ऐसे गन शूट हो रहा है, बहुत जल्दी खांसी आ रहा है, रैपिड सक्सेशन में आ रहा है, तो वहाँ पर कोडालियम रूब्रम का यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये जो पैरोक्सिज्म है बहुत ही फास्ट आ रहा है, एक से 2 पैरोक्सिज्म के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं रह रहा है, तो वहाँ पर कोडालियम रूब्रम का यूज़ कर सकते हैं। और जो पैरोक्सिज्म की जो वायलेंसी है, पैरोक्सिज्म का वायलेंट होने की वजह से अगर वहाँ पे कफ में ब्लड आने लगा जिसको हेमोप्टाइसिस बोलते हैं, तो वहाँ पे भी आप कोडालियम रूब्रम यूज़ कर सकते हैं। और खांसी में अगर जो कफिंग हो रहा है वो ओपन एयर में एग्रीवेट हो रहा है, ज़्यादा आने लगता है,
और पर्सन अगर वार्म रूम से कोल्ड रूम में जा रहा है तो उसमें अगर खांसी ज़्यादा आने लग रहा है तो आप वहाँ पे कोरेलियम प्रोबियम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना में क्या होता है, जो खांसी होता है वो थ्रोट में टिकलिंग, कुछ ऐसा गुदगुदी टाइप का कोई टिकलिंग सेंसेशन होने लगता है, किच सेंसेशन होने लगता है। उसकी वजह से जब उसको थ्रोट में टिकलिंग सेंसेशन होगा उसकी वजह से उसको खांसी आने लगेगी। और खांसी के साथ जब भी उसको खांसी आता है तो उसको पेट में भी दर्द होता है, वहाँ पर बेलाडोना यूज़ कर सकते हो। थ्रोट में कंजेशन देखने को मिलेगा और खांसी यहाँ पे भी रात में ज़्यादा हो जाता है या आफ्टरनून या जब पेशेंट लेटता है। अगर ये सारी सिम्टम्स मिल रहा है आप पेशेंट के अंदर, वहाँ पे बेलाडोना यूज़ कर सकते हैं। ड्रोसेरा नेक्स्ट मेडिसिन है। ड्रोसेरा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पेशेंट का जो कफ होगा बिल्कुल स्पास्मोडिक ड्राई होगा, बार्किंग एंड इरिटेटिव कफ होगा, जैसे कुत्ता भौंकता है, बार्किंग टाइप का कफ देखने को मिलेगा ड्रोसेरा में, ड्रोसेरा के पेशेंट में। और ड्रोसेरा के पेशेंट का जो कफ रहेगा बहुत डीप रहेगा, हॉर्स रहेगा, बहुत डीप खांसी यहाँ पे देखने को मिलेगा और रफ कफ मिलेगा, स्क्रैपिंग सेंसेशन डीप इन अ फोसेस एंड अ सॉफ्ट पैलेट। उसको ऐसा लगेगा कि जो फोसेस है, सॉफ्ट पैलेट है, थ्रोट है, वहाँ पे क्या हो गया, स्क्रैप हो गया, ऐसा कोई स्क्रैपिंग सेंसेशन हो रहा है, कोई नाइफ से स्क्रैप कर रहा है, ऐसा सेंसेशन होता है ड्रोसेरा के खांसी में। और यहाँ पे भी पैरोक्सिज्म बहुत जल्दी एक दूसरे आता है, एक पैरोक्सिज्म आएगा फिर दूसरा पैरोक्सिज्म फिर आ जाएगा, तो बहुत जल्दी रैपिडली फॉलो करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो वहाँ पे आप ड्रोसेरा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कन्वलेसेंट स्टेज। कन्वलेसेंट स्टेज का मतलब होता है रिकवरी स्टेज। अब पेशेंट यहाँ पे रिकवर हो गया, सब चीज़ें उसकी ठीक हो गई, तो यहाँ पे आप 2 मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, कालीफॉस एंड द लेसिथिनम। कालीफॉस जो कि प्रोस्ट्रेशन को ख़त्म करेगा, जो उसको वीकनेस है, टायर्डनेस है, उसको ख़त्म करेगा। न्यूरोस्थीनिया जो नर्व वीकनेस, मेंटल और फिजिकल वीकनेस, डिप्रेशन, ये सब के लिए वेरी गुड मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कालीफॉस। नेक्स्ट मेडिसिन है लेसिथिनम। लेसिथिनम भी एक्ट करता है एज ए न्यूट्रेटिव, और ये भी कन्वल्सन स्टेज जहाँ पर पेशेंट थक गया है, थकान है, जिसकी कमजोरी है, तो ये दोनों मेडिसिन उसको ख़त्म करती है, दूर करती है। अब बात करते हैं प्रोफाइलेक्टिक और प्रिवेंटिव। होम्योपैथी में जो है प्रोफाइलेक्टिक और प्रिवेंटिव बहुत कुछ डिजीज़ में बहुत ही अच्छा काम करती है, और यहाँ पे ओपिंग कफ में ड्रोसेरा यूज़ करते हैं ऐसा प्रिवेंटिव बचाव के लिए। अगर फैमिली में किसी को भी ओपिंग कफ स्टार्ट हुआ तो जो अदर मेंबर्स हैं जो कि हेल्दी कंडीशन में है, तो आप उनको ड्रोसेरा दे सकते हैं ऐसा प्रिवेंटिव। अगर आपने ड्रोसेरा दे दिया उनको तो उनको होने के चांसेस कम हो जाता है ओपिंग कफ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।